हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 12 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना तेजी है ना गिरावट है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर शेयर टिका हुआ है और पिछले कुछ दिनों से शेयर इसी प्राइस पर है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो यस बैंक में 54% की गिरावट है और शेयर जब 12 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब पिछले एक महीने में आधे से भी ज्यादा टूट चुका है, तो क्या खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक का जो शेयर है वो अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 54% की गिरावट है, 26 रुपए से टूट कर नीचे आया है ये शेयर। रीजन था यस बैंक को अपना एफपीओ लॉन्च करना था और एफपीओ उन्होंने 12 से 13 रुपए के आसपास रिलीज किया। और आप सोचिए कि जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तब शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिर उनकी इस अनाउंसमेंट के चलते एक ही झटके में शेयर टूट के बिखर गया और ऐसा टूटा कि वापस संभलने की भी अभी कोशिश नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात है, टूटना लाजमी है। जब ऑलरेडी शेयर आपको 12 रुपए के ऊपर मिल रहा है तो लोग 26 रुपए पर इसको होल्ड करके क्यों रखेंगे। और यही एक रीजन था, सब लोगों ने बिकवाली शुरू की और एफपीओ में लोगों ने 12 से 13 रुपए के आसपास में शेयर खरीदा था। 95% इनका एफपीओ था जो वो सब्सक्राइब हो चुका था। बैंक का टारगेट था तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए जुटाना, लेकिन 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए जरूर थे इन एफपीओ के द्वारा। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में यस बैंक में 86% की भयंकर गिरावट है। 89 रुपीज के लेवल से टूटा, संभला, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली है। शेयर 16 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में ऐसी तेजी आई कि 60 रुपए तक पहुंचा और ये वो वक्त था जब यस बैंक में बड़ा क्राइसिस चला था। जब बैंक टूट के बिखर गया था, 16 रुपए तक आ गया था और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कई सारे बैंक आए इसको रेस्क्यू करने के लिए और हर बैंक ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया और उस बैंक को इक्विटी इश्यू हुई। ठीक है, उस बैंक को इक्विटी इश्यू हुई, वो भी 10 रुपए के भाव से। 10 रुपए के भाव से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदारी की, एचडीएफसी बैंक ने खरीदारी की और हर किसी को 10 रुपए के भाव से शेयर मिला और बहुत बड़ी इक्विटी मार्केट में डंप हुई, एक बहुत बड़ी इक्विटी मार्केट में आई। उसके बाद शेयर टूटना शुरू हुआ और उस वक्त भी मैंने वो कंटिन्यूस मैंने कहा था कि अवॉइड करें, खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तेजी आई है वो शॉर्ट टर्म की तेजी है, आप चाहे तो बेच के एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी मत करिए। मैंने उस वक्त भी कहा था, क्योंकि जब बैंकों ने 10 रुपए के भाव से शेयर खरीदा था उस वक्त, तो भैया आप 35-40 रुपए पर खरीदारी क्यों कर रहे हो, 50-55 पे क्यों खरीदारी करोगे आप। और बाद में वही हुआ, शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया और टूट के बिखरा भी सही, 22 रुपए तक शेयर पहुंच गया। बाद में तेजी भी आई, 30 रुपए तक भी शेयर पहुंचा। बाद में धीरे धीरे वापस से गिरावट आई और बैंक को फिर जरूरत पड़ी पैसों की। अभी देखिए, बैंक ने पहले फंड रेजिंग की थी जिससे सारी बैंकों ने पैसा लगाया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर किसी ने पैसा लगाया, 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ, लेकिन वो पैसा लॉन्ग रन के लिए इनफ नहीं था। किसी भी बैंक को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी चाहिए, वो 10,000 करोड़ लॉन्ग रन के लिए इनफ नहीं था। इसीलिए बैंक को फिर से फंड रेज करना पड़ा, तो एफपीओ उन्होंने लॉन्च किया और 12 से 13 रुपए के आसपास उन्होंने शेयर ऑफर किया और 15,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा और 15,000 करोड़ में से एफपीओ के द्वारा 14,000 करोड़ ने जुटा भी लिए। एफपीओ के जरिए शेयर में गिरावट तो जरूर रही, शेयर टूट के बिखर भी गया, शेयर होल्डर को नुकसान भी काफी हुआ, लेकिन बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक के पास लिक्विडिटी आ गई। इससे क्या होगा कि बैंक आने वाले कई महीनों तक चलता रहेगा और जिनका पैसा, जो डिपॉजिटर है, जिनका बैंक में अकाउंट है, उनका पैसा यहाँ से सेफ हो गया। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने 30 रुपए पर, 32 रुपए पर, 25 रुपए पर, 26 रुपए पर खरीदारी की हुई थी, उनके शेयर्स ऐसे टूटे कि अभी उनका जो लॉस है वो आधा, वो मतलब काफी ज्यादा हो चुका है यहाँ पर। तो उनको यहाँ पर लॉस जरूर हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है, ये 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है।
एनएससी में देखेंगे तो 9 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हर कोई यहाँ पे बिकवाली कर रहा है, चाहे वो प्रमोटर हो, एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। जबकि बैंक आके पैसा लगा रही थी और अब पब्लिक ने भी काफी बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 200 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। आगे के हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा, 48.21% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.29% की देखने को मिली है। डिविडेंड पिछले साल पे किया था, वो भी 100% का पर शेयर ₹2 का। इस साल डिविडेंड पे नहीं होगा। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर यस बैंक की ये थी कि यस बैंक में जो स्कैम हुआ था डीएचएफएल के जो प्रमोटर थे वाधवान ब्रदर्स और वगैरह के द्वारा, तो उसके चलते जो उनकी अपील थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया। वाधवान ब्रदर्स की जो अपील थी, अभी भी वाधवान जो ब्रदर्स है डीएचएफएल के प्रमोटर, वो अभी भी जेल में है और उनकी अपील है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू सीबीआई एफआईआर, द स्कैम स्टार्टेड टेकिंग शेप बिटवीन अप्रैल 2018 to June 2018 when Yes Bank invested 3,700 crore in short-term debenture of scam hit DHFL। तो DHFL में यस बैंक ने 3,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 3,700 करोड़ रुपए। और उसके बदले में भाई, उसके बदले में प्रमोटर भी तो कुछ करेंगे ना। उसके बदले में वाधवान ने allegedly paid kickback of ₹600 crore to Kapoor and his family members in a form of loans to Urban Venture India Private Limited held by wife and daughter। देखिए, कपूर, राणा कपूर उस वक्त यस बैंक के कर्ता धर्ता हुआ करते थे और यस बैंक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डीएचएफएल में किया 3,700 करोड़ का। उसके बदले में वाधवान कैपिटल ने क्या किया कि 600 करोड़ रुपए एज अ उनकी जो कपूर फैमिली का जो कंपनी थी अर्बन वेंचर, उसमें उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ लोन के द्वारा इन्वेस्ट कर दिए। तो दोनों ही के ऊपर केसेस चल रहे हैं। यस बैंक के राणा कपूर के ऊपर भी केस चल रहे हैं और डीएचएफएल के कपिल वाधवान के ऊपर भी और धीरज वाधवान के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। उसके अलावा एक और खबर थी कि भैया यस बैंक ने अनिल अंबानी की जो बिल्डिंग थी उस पर कब्जा कर लिया, पोजीशन कर लिया, क्योंकि काफी बड़ा लोन है एडीएजी ग्रुप का, काफी बड़ा लोन है यस बैंक का, तो पे कर नहीं रहे थे तक, तो इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, कब्जा कर लिया। टोटल लोन की अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी ग्रुप से लेने हैं यस बैंक को, और यस बैंक को वो लोग पैसा चुका ही नहीं रहे थे। रीपेमेंट जो ड्यू था वो 2,890 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो उसके चलते ये काफी बड़ी खबर बनी थी जब उन्होंने यस बैंक ने अनिल अंबानी कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में सांता क्रूज में, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो डेफिनेटली काफी बड़ी खबर थी और ये पैसा निकालने के लिए एटलीस्ट उन्होंने ये किया सही, ये एक्चुअली काफी बड़ा स्टेप है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी भी गिरावट की बहुत बड़ी संभावना है। 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यस बैंक के बारे में देखें तो जून में अच्छे नतीजे थे, 34 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, क्योंकि इससे पहले बैंक ने बड़े लॉस देखे हुए हैं। मार्च 2020 में 3,631 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 18,560 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस था। तो उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट 34 करोड़ का प्रॉफिट थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल जरूर है, ऐसा मैं मानता हूँ यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग यहाँ पर गिरी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई भी दिखाई दी है। यहाँ पर आप देखिए, एफआईएस ने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईएस, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड तीनों ने काफी बड़ी खरीदारी की है। ये नंबर्स जुलाई के हैं। एफपीओ जब लॉन्च हुआ शायद उसमें थोड़ा बहुत, सॉरी, जुलाई के ये नंबर्स हैं जिसमें एक बहुत बड़ी खरीदारी की है। एफआईएस ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी की है। आप यहाँ पर देखिए 1.66% की होल्डिंग एफआईएस के पास थी, अब वो सीधी 13.72% तक पहुंच चुके। तो मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर खरीदी है। जो पहले 15% की होल्डिंग थी, बाद में डिक्रीज होकर 1.66% रही, अब सिर्फ एक ही महीने में 13.72% की ये होल्डिंग है। और ये डेटा मनी कंट्रोल के द्वारा मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके का जो म्यूचुअल फंड था, पहले 5% की होल्डिंग थी, बाद में 0.56% रही, अब उनके पास भी बहुत बड़ी खरीदारी की है। 1.70% की होल्डिंग अब म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत बड़ी खरीदारी की है, 8.24% की जो होल्डिंग थी
वो बाद में 1.67% रही, अब 6.54%। की बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो ये वाकई में काफी बड़ी अनाउंसमेंट है, काफी बड़ी चीज है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने वापस से यस बैंक में भरोसा दिखाया है। और रीजन है कि सस्ते दाम पर यस बैंक मिल रहा था, ठीक है, सस्ते दाम पे यस बैंक अवेलेबल था, तो इसीलिए काफी लोगों ने यहाँ पर शेयर में खरीदारी की है। तो अच्छी बात है, एफपीओ का कहीं ना कहीं काफी बड़ा फायदा इन बड़े फंड हाउसेस ने उठाया जरूर है। तो मैं ये कहूंगा कि यस बैंक धीरे धीरे, अगर पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं यस बैंक को लेकर, तो देखिए जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका बैंक में अकाउंट है उनका पैसा सेफ है। और दूसरी बात, बैंक डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बैंक को जो पैसा चाहिए था इसको चलाने के लिए, लॉन्ग रन के लिए, एटलीस्ट उतना पैसा बैंक ने जुटा लिया है। पहली चीज, उतना पैसा बैंक ने जुटा लिया है, तो डिपॉजिटरों को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है। अब रही बात शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान जरूर हुआ है। पहली चीज आप देखिए, पहले 230 करोड़ शेयर्स थे मार्केट में यस बैंक के, अब उसकी जगह मार्केट में 1300 करोड़ जितने शेयर्स आ चुके हैं, क्योंकि हर जगह जहां पे भी फंड रेजिंग हुई है, जब बैंक को बांटा गया तो इक्विटी इश्यू की गई, एफपीओ में भी इक्विटी इश्यू की गई, तो उसकी वजह से अभी अगर हम देखें तो 1300 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स आ चुके हैं मार्केट में। अब खुद सोचिए, पहले 230 करोड़ के आसपास थे, अब 1300 करोड़ शेयर्स हैं। तो पहले खाने वाले 230 करोड़ लोग थे, अब 1300 करोड़ लोग हैं। तो उन सब में अगर बटेगा भी तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मुनाफा इस बैंक को आने वाले दिनों में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर जरूर है बैंक के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में थोड़ा सा पॉसिबल भी है, क्योंकि बैंक शायद इन मुश्किल दौर से थोड़ा सा गुजर जाए तो शायद थोड़ा ये पॉसिबल भी है। तो यस बैंक में मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो। खरीदारी की है, अगेन मैं कह रहा हूँ, खरीदारी अगर आपने की है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद 11 रुपए तक शेयर जा सकता है। तो 11 रुपए तक जाने के बाद आप थोड़ी सी होल्डिंग अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीद सकते हो। लेकिन लालच में आकर एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 30 शेयर आप 11 रुपए की लेवल पर खरीद, मतलब 11 रुपए के आसपास खरीदो, मतलब अपना 30% का निवेश ही पहले बार में करें। अगर वहां से शेयर 10 रुपए तक जाता है तो और 30-35% का निवेश करें, और अगर शेयर 9 रुपए पर जाता है तो और बाकी का निवेश यहाँ पर करें। एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिला है जब इंश्योरेंस कंपनी, एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने इतना बड़ा भरोसा यहाँ पर दिखाया है। और पहली बात तो ये कि जैसे कि मैंने कहा कि बैंक सेफ है, डूबने वाला ये नहीं है। लेकिन हाँ, शेयर होल्डर्स को नुकसान जरूर हुआ है, और वो उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग रन में शायद थोड़ा सा फायदा भी उनको मिल जाए। तो यही कहूंगी कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन 11 रुपए से नीचे जाए तब आप यहाँ पर एसआईपी मोड में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदने का प्लान कर सकते हो। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।